हेलो। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए नीट और जेईई का कोचिंग। ठीक है, जहाँ से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग के पास अभी बहुत सारी कोचिंग हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑनलाइन का ऑप्शन है, ऑफलाइन का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं हम लोग के पास। लेकिन कैसा कोचिंग होना चाहिए जहाँ बच्चे को ज़्यादा सीखने का मौका मिले। ठीक है, सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे सीखेंगे नहीं तो जेईई और नीट निकालना तो चलिए दूर है, आगे भी जो उनके पास और मौके आएंगे वहाँ भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सीखना सबसे पहले ज़रूरी है, सब्जेक्ट को समझना है, सीखना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग सब पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो कोचिंग हो उसमें कितने बच्चों का बैच होना चाहिए, है ना। कोचिंग में कितने बच्चे होने चाहिए, ठीक है ना, नंबर्स कितने होने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि अभी देखिए कुछ ब्रांडेड कोचिंग ऐसे हैं या फिर लोकल कोचिंग भी कह लें हम लोग, ठीक है, जहाँ जो इंडिविजुअल टीचर पढ़ाते हैं, या फिर छोटे छोटे जो कोचिंग हैं जहाँ एक एक बैच लगते हैं एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के नंबर्स इतने ज़्यादा हैं, एक एक बैच पे 100 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, वैसे में क्या होता है कि न टीचर बच्चे पे ध्यान दे पाता है, न बच्चा ही कोई डाउट को है वो कंफर्टेबल पूछ पाता है। ठीक है ना, पूछने में वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर आते हैं ऑनलाइन पे। तो ऑनलाइन में भी कुछ जगह पे आप देखिए कि हज़ार हज़ार बच्चे, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार बच्चे एक बैच में लगे हुए हैं। ठीक है, तो 50,000 बच्चे में अगर कोई बच्चा कमेंट करके अगर पूछता भी है तो उसके कमेंट देखे नहीं जाएंगे, पहली बात तो। ठीक है, और आप कमेंट करके क्या क्या पूछ पाओगे। ठीक है ना, जब हम लोग एक बच्चे को कोई क्वेश्चन कराते हैं तो एक क्वेश्चन में बच्चा 10 बार डाउट निकालता है, 10 बार पूछता है कि सर स्ट्रक्चर ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हो गया तो इंक्लाइन प्लेन पे रहा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो क्या डिफरेंस आ जाएगी इस क्वेश्चन में, अगर इसके जगह अगर ऐसे दे दिया रहता है। ठीक है, ठीक है, एक्सेलेरेशन जो है हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा, वर्टिकल में लगने लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं जो कि कभी भी डाउट से आप नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट में आप कितनी बार डाउट लिखोगे अपना। ठीक है, कमेंट में जो है ना वो आप कमेंट के थ्रू डाउट नहीं क्लियर कर सकते हो। तो एक तो ये हो गई दिक्कत। ठीक है, तो है कि कितने बच्चों का बैच होना चाहिए। तो देखिए कोचिंग जनरली दो तरह का चल रहा है, एक तो ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है। ऑफलाइन में दिक्कत क्या हो रही है ना कि बैच बड़े हो रहे हैं, बच्चे हर टीचर को देख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बच्चे अगर ऑफलाइन कोचिंग है तो मैक्सिमम 30 बच्चे से ज़्यादा का बैच नहीं होना चाहिए। जबकि ऑनलाइन कोचिंग में तो और पूछना दिक्कत है इसमें। ठीक है, बच्चे को आप कमेंट के थ्रू नहीं बता सकते, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए बच्चों से। तो वहाँ ऑनलाइन में आपको 10 से 15 बच्चे, मैक्सिमम 15, ठीक है, 10 हो तो अच्छे। ठीक है, 10 बच्चे को आप ऑनलाइन पढ़ाइए। ठीक है, तो बच्चे भी कंफर्ट महसूस करेंगे। आपके सामने के स्क्रीन होना चाहिए इतना बड़ा कि आप पूरे बच्चे को आप देखिए, वो आपसे सामने से पूछ सके, कमेंट में लिख कर नहीं, सामने से पूछ सके। तो ऑनलाइन के लिए 10 से 15 बच्चे और ऑफलाइन के लिए 20 से 25-30 तक बच्चे रह सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा फिर बच्चे हुए, जैसे आप ऑफलाइन में क्या है कि आप बच्चे को घूम घूम के क्लासरूम में घूम के आप हर बच्चे का कॉपी देखेंगे, क्या अप्रोच लगा रहा है, जो आप बनाए हैं, जो आप बताए हैं वो सही अप्रोच लगा पा रहा है क्वेश्चन में कि नहीं, कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं पूछा। कभी कभी होता है क्या कि बच्चे छोटे छोटे कैलकुलेशन में फंसे हुए रहते हैं और वो पूछते नहीं हैं टीचर से, डरते हैं कि टीचर डांट देगा। ठीक है, आप खुद घूम कर देखिए कि बच्चा कहाँ अटक रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसके लिए 20 से 25 बच्चे से अगर ज़्यादा बड़ा बैच है ना तो फिर आप देख नहीं पाएंगे एक एक बच्चे को। चलिए आगे आते हैं। वही बात है कि और ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। तो ऑनलाइन है तो आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन में 10-15 बच्चे का ही बैच होना चाहिए और ऑफलाइन में 25-30 बच्चे तक आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कई जगह हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग 50-50 हज़ार बच्चे, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार बच्चे हैं। फीस बोलते हैं वो लोग कि कम ले रखा है। ठीक है, साल भर का फीस 2,000 है, 4,000 है, इस तरह का फीस रख के वो लोग ऑफलाइन चला रहे हैं, ऑनलाइन चला रहे हैं, सॉरी।
तो ऑनलाइन में ऐसे ऑनलाइन क्लास से तो मैं बेहतर समझता हूँ कि आपको इस तरह के वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। आप देखिए वहाँ, ढूंढिए वहाँ, ठीक है, आराम से। तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है जब इतने बड़े बैच हो, कोई मतलब नहीं रहता। कितने भी बड़े टीचर पढ़ा रहे हो, सब टीचर का वैसे वैसे ब्रांडेड टीचर का आपको वीडियो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको जाने की, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। ऑफलाइन में भी कभी ऐसे जगह पे आप नहीं जाइए कि जहाँ पे 50 से ज़्यादा 100 बच्चे 80 बच्चे का बैच लग रहा हो, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे जाने का, ठीक है। वहाँ के भी बच्चों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि सर वहाँ मैं पैसा दे दिया था, फंस गया था, इसलिए पढ़ रहा था, शुरू में पैसा जमा करवा लिए थे, ठीक है, और सीख तो रहा हूँ मैं घर पे बैठ के यूट्यूब के वीडियो से, यूट्यूब पे वीडियो देखकर, टेलीग्राम पे वीडियो देख देख कर सीख रहा हूँ। क्लास जाता हूँ डेली, लेकिन सीखने का जितना भी है वो मैं यूट्यूब और टेलीग्राम पे ही सीख रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें हो गई, और आगे आते हैं तो फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, फ़ी आप अपने कोचिंग का कितना रखे हैं कोई ख़ास मतलब नहीं है इससे, है ना। आपके पास अगर बच्चे 1 लाख रुपए में अगर आने को तैयार है तो आप 1 लाख रखिए फीस, 2 लाख रखिए, कोई मतलब नहीं रहता है यहाँ पे। फ़ी का मेन है क्या ना, कि जो आप फ़ी ले रहे हैं ना, वो बच्चा ऐसा ना कि आपको फ़ी देकर और वो फंसा हुआ महसूस करे। इसलिए फ़ी स्ट्रक्चर जो भी हो, ठीक है, वो तो बच्चा वो देख लेगा कि हम इतना फीस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। लेकिन फ़ी जो है ना वो पर मंथ होना चाहिए, है ना, पर मंथ के हिसाब से। आप एडवांस ही ले लीजिए, जैसे आप अप्रैल का फ़ी आपको लेना है तो आप 31 मार्च को ही ले लीजिए अप्रैल मंथ का फ़ीस, लेकिन फ़ी पर मंथ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा कोचिंग जो है जो कह रहा है कि नहीं आप 2 इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा जमा कर दीजिए, 1 इंस्टॉलमेंट में ही पूरा पैसा जमा करिए, कहीं ना कहीं वो आपका बच्चे का फ़ी जो है वो फंसने वाला है वहाँ। और बच्चा उसी फीस को, कि मैंने एक बार फ़ी वहाँ जमा कर दिया है, तो उस फीस के चक्कर में ही वो साल भर वहाँ पढ़ रहा है, भले बच्चे को कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो एक तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो फ़ी आप पहले ही कंफर्म कर लीजिए वहाँ पे कि पर मंथ फ़ी लिया जाता है या पूरे फ़ी को एक बार 2 बार में आप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो पर मंथ फ़ी का हो, आप वहीं अपने बच्चे को भेजें। फिर नेक्स्ट बात आती है कि क्लास का टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो देखिए, क्लास का टाइमिंग का क्या है ना, कि ये एक बड़ा इशू है कि क्लास का टाइमिंग कैसे रखना है, ठीक है, और कैसे करना है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, क्लास का टाइमिंग आप ऐसे रखिए कि बच्चा जब एक बार पढ़ने के लिए आए तो वो एक ही सब्जेक्ट पढ़े और जाए, ठीक है ना। तो एक सब्जेक्ट पढ़े और जाए तो फिर अब लगेगा कि फिर कैसे कोर्स पूरा होगा। तो आप इस तरीके से टाइम बना सकते हैं कि जैसे मान लिया कि आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मॉर्निंग के शिफ्ट में आप फिजिक्स का चला रहे हैं, ठीक है, और इवनिंग में आप जो है केमिस्ट्री चला लिए, ठीक है ना, केमिस्ट्री का चला लिए, और अगले ट्यूसडे ऑल्टरनेट में जो है वो आप मैथ्स का चला लिए, ठीक है ना, कभी मॉर्निंग या इवनिंग, ठीक है ना, किसी भी शिफ्ट में आप मैथ्स का चला लिए, ठीक है। और इसमें जो टाइमिंग होना चाहिए ना, वो कम से कम जो टाइम होना चाहिए 3 आवर का, तो कम से कम 3 आवर का तो कम से कम टाइम होना चाहिए। 3 आवर का टाइम इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप 1-1.5 घंटे बच्चे को पढ़ाएं, उसके बाद आप अपने उस बच्चों को अपने सामने बोलिए कि जो क्वेश्चन है ना, इसको सामने मेरे प्रैक्टिस करो। क्योंकि बच्चा जब आपके सामने प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है। तो आप बच्चे को प्रैक्टिस अपने सामने करवाइए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे, ठीक है, कम से कम 1.5 घंटे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक तो बच्चा आपका क्वेश्चन कर रहा है वहाँ पे, घर पे जाने के बाद कौन बच्चा क्वेश्चन करता है नहीं करता है, कैसे सॉल्व करके ला रहा है, ठीक है। आप अगर ज़्यादा बच्चे के साथ टाइट हो गए तो हो सकता है वो गूगल से केवल सर्च करके ऑप्शन निकाल के आंसर लेके आ जाए, ठीक है, अपना दिमाग लगा नहीं रहा है। तो कम से कम आप 1.5 घंटे का जो प्रैक्टिस जो है ना, वो अपने क्लासरूम में अपने सामने बच्चे से करवाइए। फिर आप चाहिए तो अगले दिन आप उसको ब्रेक दे दीजिए उस सब्जेक्ट के लिए, अगला दिन वो आकर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेगा, ठीक है। और आप चाहिए तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में आप कर सकते हैं कि जैसे आपको जो आज कल जो लेक्चर लेने वाला है ना,
चलने वाला है, उसका लेक्चर जो है ना एक वीडियो बनाकर हम आज जो है ना अपलोड कर दें, ताकि बच्चा वो चीज़ को देख कर आए, ठीक है, और फिर वो आए उसका नोट्स बना कर आए, और उसके बाद वो बच्चा उस चीज़ को पूछे कि हाँ सर यहाँ दिक्कत आ रही थी, यहाँ मैं समझ गया हूँ, ठीक है। उसको आप मोटा मोटी जो आपका 1 से 1.5 घंटे का जो लेक्चर है उसको आप 10-15 मिनट में डिस्कस कर दीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक तो बात ये हो गई टाइमिंग की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए ब्रांडेड कोचिंग है, इंडिविजुअल टीचर पढ़ाते हैं जो कि अपना अपना एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और कुछ स्मॉल कोचिंग है, ठीक है ना। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो ब्रांडेड कोचिंग है, ठीक है, टीचर सब में अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है ना। ब्रांडेड कोचिंग में क्या है दिक्कत कि जो टीचर हैं वो अपने एक टाइम से आएंगे, टाइम से पढ़ाएंगे, उनका जो कोचिंग का शेड्यूल है उस हिसाब से वो अपने आप को मैनेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल में क्या है कि अगर टीचर को ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे को और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा टाइम देंगे। और जो स्मॉलर कोचिंग है ये भी अपने इंस्टीट्यूट को अच्छा करने के लिए इस पर काफ़ी अच्छा ध्यान देते हैं, ठीक है। ब्रांडेड कोचिंग में भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे पढ़ाई होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपके पास तीनों है, बशर्ते ये कि फ़ी जो है वो पर मंथ होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि बैच का जो साइज है ना वो 25-30 बच्चे से ज़्यादा का ना हो, ठीक है। हाँ, कोर्स का ड्यूरेशन ठीक है, आप 1 साल में पढ़ाइए बच्चों को अच्छे से, ठीक है, पूरा टाइम देकर पढ़ाइए, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 1 वीक में 1 टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा ना तब तक बच्चा जो है ना अपने आप को जज नहीं कर पाएगा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है ना। और बार बार टेस्ट होने से क्या होता है कि बहुत सारे तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो आपके टेस्ट में जो है आए हुए हैं वही क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आ गए, या उसमें हल्का फुल्का चेंज है, तो बच्चे को याद रहता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये वाला तो टेस्ट मैंने दिया था, ये क्वेश्चन वहाँ आया था, तो वो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट उसको याद रहता है, सीधे अप्लाई करता है। वो जो क्वेश्चन को 5 मिनट लगने चाहिए थे सोल्व होने में, वो जल्दी जल्दी वो 2 मिनट में कर लेता है, ठीक है। जैसे इसी साल को जो नीट का जो पेपर हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा खासा रखा गया है, ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं है बच्चे के पास वो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। लेकिन अगर बच्चे की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना तो वो कर सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो कि मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया, और इसमें कुछ डिटेल में और वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी बातें सही लगी हो तो जो टीचर हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि वो लोग इस चीज़ों को समझें और बच्चों के साथ इस तरीके का ही आप एक बैच बनाएं, इस तरह का रखें व्यवहार, ताकि बच्चा आगे चल के जो है वो अच्छा कर सके। और जो पेरेंट्स हैं उस चीज़ को ध्यान दें कि हाँ वो ऐसे ही जगह पे अपने बच्चों को भेजें कि जहाँ पे बैच जो हो 25-30 बच्चे से ज़्यादा का ना हो, और अगर ऑनलाइन है तो 10 से 15 बच्चे से ज़्यादा ना हो, ठीक है, ताकि वहाँ बच्चे जो है ना इंडिविजुअली जो है वो टीचर से पूछ सकें एक अपने डाउट को। और फ़ी का जो है ना वो फ़ी अगर पर मंथ लेते हैं तभी आप बच्चे को भेजें, नहीं तो होता क्या है कि बच्चा अपना फ़ीस के चक्कर में कि मैंने एक बार फ़ी जमा कर दिया है उसके चक्कर में वो साल भर कोचिंग दौड़ता है और टाइम अपना वेस्ट करता है। चलिए, तो आज का ये वीडियो जो है यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।